14 महीने की सरकार में 25,000 करोड़, शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा लोन वेवर स्कीम कहीं हुआ नहीं। एक जनता दल एक वाहिद पार्टी है कि 25,000 करोड़ सारे रैयतों का साला मन्ना माफ किए। इसमें ना जात भेद ना पक्ष, बिना कुछ देखे, बस यही देखे कि ये अगर फार्मर है उसका अगर डीसीसी बैंक है, नेशनलाइज बैंक में साला है, वो माफ करना है। और माफ किया है, ये प्रूफ है, लोग है, अवाम है, और उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। कॉन्ट्रैक्टर लोग भी आज सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्स पास नहीं कर रहे, और बिल्स पास भी कर रहे हैं तो 40% कमीशन चल रहा है। कमीशन देंगे या काम करेंगे लोगों के बीच में? 12वीं क्लास तक या जिसे हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन सारे स्टेट के बच्चों को। हुमनाबाद जैसे पट्टन में आज 24/7 करंट सप्लाई नहीं हो रहा, पंप सेट नहीं चल रहा है, तो पानी कहां से करेंगे, पंप सेट कैसे चलाएंगे? हमें खासकर जो जिस हिसाब से लोन वेवर किए थे, जितने सारे संघ के साला है, ये जो उन्होंने लोन लिया है संघ के, जो श्री शक्ति संघ है, वो भी कुमाराना साहब ने वादा किया है कि इस बार आने के बाद सारे संघ का साला भी माफ करेंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, वेलकम टू केपी न्यूज़। आज हमारे साथ सीएम फैज़ हैं, जनता दल एस के कैंडिडेट, हुमनाबाद के कैंडिडेट सीएम फैज़। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। चलिए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीएम फैज़ है। मेरी परवरिश और तालीम बेंगलोर में हुई थी। मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में हूँ। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हूँ क्राइस्ट कॉलेज से। फिर एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस मेरी मैनचेस्टर स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं बेंगलोर आया हूँ। बेंगलोर में कारोबार थोड़े इदारे चलाता हूँ। इन दिनों राजकीय में मेरी पहली मुलाकात है, या 3-4 महीने से मेरी शरीक हुई है। इससे पहले मैं इदारे चलाता हूँ बेंगलोर में, कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। आईटी कंपनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पॉलिटिक्स में आने का इरादा कैसे हुआ, या ये एक इत्तेफाक है, या ये एक कोई प्लानिंग है, या आप अपनी मर्जी से आए हैं? देखिए, पहली बात तो वालिद साहब मेरे हैं, पिछले 55 साल से उन्होंने पब्लिक सर्विस, पब्लिक लाइफ में थे, लेकिन कभी भी उनसे एक ये नहीं था कि आज तक उनके खानदान से कोई आगे बढ़कर, उनका वंश आगे बढ़ने का ऐसा कोई ये नहीं था। आज जो भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ या पार्टिसिपेशन हूँ, पहली बात तो इसलिए हूँ कि अवाम की हालत, आज मौजूदा अवाम की हालत देखकर मुझे खुद इतना ये हो रहा है कि आज हमारी हालत ऐसी क्यों है। हमारे कायद हम लोगों की मसले मसाइल क्यों नहीं भरपूर फिल कर पा रहे। उस एक लक्ष्य से मैं आया हूँ आगे की, मेरे से जो कुछ हो सकता है मुनासिब बढ़कर लोगों की सेवा करूं और लोगों की मदद करूं कि उनमें और उनकी मौजूदा जो भी हालत है उसमें उनकी बदलाव लाने की कोशिश के लिए। पॉलिटिक्स में, सियासत में, क्योंकि आप एक ऐसे फादर के सन हैं जो ऑलरेडी कई दशकों से जो है पॉलिटिक्स में है, उन्होंने पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव देखे हैं, और वो जो है फिलहाल जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, सीएम इब्राहिम साहब। तो उसके बावजूद आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो वालिद साहब ही है, जनाब सीएम इब्राहिम साहब। उसके बाद हमारे पार्टी के अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष श्री देवेगौड़ा जी साहब, उनकी अगर पॉलिटिकल लाइफ आप देखेंगे, बिना किसी दाग के अपने पूरी 70 साल की राजकीय उन्होंने की है। प्राइम मिनिस्टर भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, और कहीं भी उनका बिल्कुल एक उफ या एक लफ्ज के लायक उनके खिलाफ एक ये नहीं है। क्लीन पॉलिटिक्स की है, और पॉलिटिक्स भी ऐसे किए कि हर जनांग के लोगों को साथ बढ़कर, साथ लेकर जाने की उनमें एक शक्ति थी, और उनमें उनकी विचारधारा के कारण वो मेरे एक रोल मॉडल है। अब उसके बाद आज जो कुमाराना साहब हमारे मुख्यमंत्री है, माजी मुख्यमंत्री है, उनका भी अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ, सारे जितने भी अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी लोगों के लोगों के बीच हर पिछले 2-2.5 महीने से अपना एक पंचरत्न योजना के कार्यक्रम से पूरे तालुके में रियासत कर्नाटक के हर तालुकों की दौरा कर रहे हैं, और वहीं पे ग्राम वास्तव कर रहे हैं। मुझे कोई भी ऐसा एक मुख्यमंत्री या माजी मुख्यमंत्री नहीं है कि पिछले 2-2.5 महीने से
कर्नाटक के रियासत के हर तालुके में जाकर पूरा दिन ग्राम तक पूरा दौरा करने के बाद रात में ग्राम वास्तव कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक मेरे तीसरे रोल मॉडल है। पंचरत्न यात्रा जेडीएस की, ये और कब तक चलने वाली है और कहाँ तक चलने वाली है? बिल्कुल कोशिश ये है कि कुमार राणा साहब की ज़्यादा से ज़्यादा 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पंचरत्न योजना का कार्यक्रम पहुंचाने का और उनके वो आगाज़ करने की लोगों की किए। पहले जिस हिसाब से मैंने मेरे हाथ से जो मैं वादा किया था, जो लोन वेवर स्कीम, मैं लोन वेव करके मैं रैयतों के लिए फार्मर्स का मैं करके दिखाया हूँ। अब आगे आने वाली पीढ़ी में फिर से इलेक्शन का दौरा आ रहा है, मैं मेरा पंचरत्न योजना के थ्रू मुझे एक मौका दीजिए फिर से मुझे सेवा करने का, और ये पंचरत्न योजना मैं बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा करके। आपकी परवरिश बैंगलोर में हुई, आपका एजुकेशन बैंगलोर में हुआ, उसके बाद आपको ये हुमनाबाद सेलेक्ट करने का वजह, या आप ये बता सकते हैं कि इसकी पीछे क्या ऐसी बात है कि आपने ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बीदर के अंदर हुमनाबाद तालुका को सेलेक्ट किया? हुमनाबाद इसलिए है कि ये बीदर कर्नाटक का किरीटा है, जो हमारे नॉर्थ कर्नाटक का किरीटा है, ये क्राउन है अपने कर्नाटक के। तीसरा ये है कि इस इलाका इतना बैकवर्ड है और यहाँ के लोगों की हालत इतनी कमजोर है कि कर्नाटक का एक हिस्सा बनने के बावजूद भी इतने सारे योजना, ये कल्याण कर्नाटक के स्कीम में है, ये आर्टिकल 371 जे ये स्पेशल स्टेटस में है होने के बावजूद भी लोगों को उस योजना उस कोई से भी गवर्नमेंट की योजना है, कार्य है, लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा। इसलिए मुझे बड़े गौर से मैंने एक चैलेंज के हिसाब से ही लिया हूँ, एक मौका है लोगों का सेवा करने का, और जाऊंगा लोगों के बीच में, घर घर जाके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मौका दीजिए, मैं भी आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रहकर आपकी माली या हर हालत आपको सुधार लाने की कोशिश करूंगा करके। फैज साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कई सालों से ये हुमनाबाद जो असेंबली क्षेत्र है, ये जो है कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। उसके बावजूद आपका यहाँ पे आना, तो ऐसा न है कि आप कांग्रेस को आसानी से टक्कर दे सकें या कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म कर सकें, आपके लिए इतना आसान होगा ये इलेक्शन? है कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से 2 नहीं 3 बार जीते हुए हैं, उससे पहले भी जीते हैं। कोशिश तो हर बार यही रहेगी कि हर इलेक्शन अवाम के साथ, अवाम के बीच उनकी उनकी हालात कैसे सुधार लाएंगे, उनमें हम क्या कर सकते हैं और उनमें क्या हिसाब से उनको हम सुधार ला सकते हैं। कोशिश हर इलेक्शन में ये रहेगी। वादा तो हर पक्ष करते हैं, लेकिन जनता दल का एक ही वादा है, उन्होंने किया और उस वादे को निभाया है। जनता दल एक ही पक्ष है, ये अब नहीं, जब भी यहाँ के पुराने कायद थे जैसे मरहूम मुराजुद्दीन पटेल साहब, वो यहाँ से जीत के आए थे, जीतने के बाद यहाँ से मंत्री भी बने थे, और यहाँ के खासकर हुमनाबाद की जो जो अभिवृद्धि कार्य यानी डेवलपमेंट काम जो हुमनाबाद के तालुके में हुआ है, पानी का मसला हो, यहाँ पे स्कूल, शाले, आस्पत्री, हॉस्पिटल्स हो या रोड हो, जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स उनके मुखांतर हुआ है, उनके थ्रू हुआ था, उसके बाद, एंड वो भी इसलिए क्योंकि वो जनता दल पार्टी से हुए थे, वो जनता दल जब थे, हमारे जनता दल के पक्ष से वो जीत के आए उम्मीदवार, तो इसके कारण लोगों वो काम कर पाए और लोगों को उनकी थोड़ी वो जितना वो टाइम ताकत हो सकती सब ये सब इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एकदम डेवलपमेंट रुक गया। तो मैं इस चंद बातों से लोगों के बीच जा रहा हूँ, एंड मुझे पूरा यकीन है कि लोग इस बार बदलाव लाएंगे, वो एक नया युवा पीढ़ी को एक मौका देंगे, एक कि आगे आने वाली दिनों में कैसे हमारे हुमनाबाद तालुका में डेवलपमेंट होगा करके बिल्कुल इस पर लोग तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि पहले की जैसे आज अवाम नहीं है। आज अवाम में बहुत, और पॉलिटिकल इसमें बहुत इन्फॉर्म्ड क्लास है, वो जानने वाले हैं लोग, सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन एज है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनमें मालूम है, और आप गुमराह नहीं कर सकते पहले जैसा। अवाम को बिल्कुल आप गुमराह नहीं कर सकते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब लोगों के सामने, अवाम के सामने बिल्कुल है। इसी सिलसिले में इसी चंद बात रखकर मैं अवाम के पास जाकर एक निरंतर ये कोशिश और उनसे एक आह्वान करूंगा कि मुझे एक मौका दीजिए,
मैं भी आपके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। मेरे पक्ष का एक योजना है, एक पंचरत्न योजना कार्यक्रम है, और जनता दल जब जब यहाँ पे जीत के आई है और यहाँ का उम्मीदवार जीत के आए, तभी यहाँ हुमनाबाद के लोगों को और हुमनाबाद के तालुका में बदलाव आया है और अच्छे काम कार्य हुआ है। तो यही सिलसिले से लोग मुझे एक और मौका देने के मुझे पूरी विश्वास और है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से जो मैं घूम रहा हूँ इधर और लोगों से मुलाकात, इतने छोटे इतने मसले हैं लोगों के, घर का मसला, पानी पीने का, लोगों की एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को आज पूरे इतने एजुकेटेड हैं यहाँ पे और सब गांव में दूसरे दूसरे गांव में जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। घर में बूढ़े माजूर लोग, वालिद वालिदैन घर में है, अकेले हैं, और नौजवान बच्चे जब उनकी उनके ख्याल रखने के दिन है, उनके साथ रहने के दिन है, लेकिन मजबूरी ये है कि बाहर जाके रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है उनके वालिद वालिदैन को छोड़कर। तो मेरी कोशिश यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस तालुका में रहे, यहाँ पे उनके देखभाल रखकर, एक माँ बाप के देखभाल उनके उम्र का लिहाजा रखकर, उनके साथ रहकर, उनके देखभाल रखकर एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहने की। क्या आने वाले दिनों में स्टेट में बहुमत से जनता दल अपनी सरकार बनाएंगी? जहां तक मेरी समझ है, हमारा एक मिशन है, मिशन 123। इस पूरे 123 में हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे और पूरे 224 में हमारे उम्मीदवार जरूर खड़े रहेंगे। मुझे आज तक इसके बारे में, प्रीपोल अलायंस के बारे में तो कोई मुझे जानकारी नहीं है, और मुझे वो पार्टी के बड़े हिरिय नेता उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे, मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा मिशन है मिशन 123, एंड इंशाल्लाह इस बार हम मिशन 123 ज़रूर अचीव करेंगे। और लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए 20 महीने की सरकार थी तब भी हमने साला मन्ना किया, 14 महीने की सरकार थी तब भी हमने साला मन्ना करके रैयतों के पक्ष में, जिस गरीब गुरबा के पक्ष में हमने काम किया। अब इस पर संपूर्ण बहुमत का सरकार दीजिए, ताकि आने वाले 5 साल में पंचरत्न योजना जो है पूरे के पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने की एक सरकार खुद के बलबूते पे देने की एक लोगों से एक दरखास्त। जनता दल जो है आने वाले 2023 इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स हर जगह से उतारने की तैयारी में है और उसी के तहत पंचरत्न यात्रा भी चल रही है। तो जेडीएस के मुद्दे क्या होंगे? इलेक्शन के चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे अहम थी कि जनता दल वाहिद एक पक्ष है जो अपने वादे पर, जो अपने पिछले इलेक्शन के दौरान जो वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद हम रैयतों का साला मन्ना करेंगे, जनता दल ने सिर्फ 14 महीने की सम्मिश्र सरकार, जबकि हम छोटे पात्र था उस टाइम में भी, सिवाय 30-35 सीट होने के बावजूद भी 14 महीने की सरकार में 25,000 करोड़, शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा लोन वेवर स्कीम कहीं हुआ नहीं। एक जनता दल एक वाहिद पार्टी है कि 25,000 करोड़ सारे रैयतों का साला मन्ना माफ किए। अब वो है एक वादा, हमने जो वादा किया था ये लोगों को बिल्कुल उसमें, और हर एक तालुका में 15,000, 20,000, 14,000, मिनिमम 8,000 रैयतों का साला मन्ना हुआ है हर एक तालुका में। इसमें ना जात भेद ना पक्ष, बिना कुछ देखे, बस यही देखे कि ये अगर फार्मर है उसका अगर डीसीसी बैंक या नेशनलाइज बैंक में साला है वो माफ करना है, और माफ किया है, ये प्रूफ है, लोग है, अवाम है, और उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। अब आगे आने वाले इलेक्शन में पार्टी का हमारा मुख्य मैनिफेस्टो है हमारा पंचरत्न योजना। ये 5 रत्न योजना है। एक सबसे मुख्य योजना है कि शिक्षा का 12वीं क्लास तक या जिसे हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन सारे स्टेट के बच्चों को मैंडेटरी कंपल्सरी, जो हाईटेक स्कूल्स हैं, जो अब आप जानते हैं स्कूल्स की हालत जो है, इस सारे स्कूल्स को हम हाईटेक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे। मीडियम, अगर जहाँ जहाँ मीडियम की जरूरत है, मीडियम ऑफ ये इंस्ट्रक्शन है उसको चेंज करना, वो भी करेंगे, क्योंकि कन्नड़ा मीडियम भी उतनी इम्पोर्टेंस है और इंग्लिश मीडियम भी। सो दोनों को हम इसको ये करके आगे चढ़ाएंगे। हाईटेक मॉडर्नाइजेशन की, कंप्यूटर का ज़माना, हाईटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करेंगे। और तवज्जो ये दिया जाएगा कि टीचिंग फैकल्टीज़ को हम इम्प्रूव करें।
उनके लर्निंग मेथोडोलॉजीज को हम लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूव करें। सो ये रहा फर्स्ट योजना हमारे इसका पंचरत्न में। सेकंड ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब कोरोना का इतना बड़ा वबा है, लोग इतने ज्यादा तकलीफ में आए ये वबा के कारण, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और हर एक पंचायत में, हर एक जेडपी में कोशिश है कि 30 बेड का एक हाईटेक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी नहीं, एक हाईटेक हॉस्पिटल हर एक पंचायत में 30-30 बेड का। 5 योजना यह रहेगा कि महिला और कुटुंब के जो विधवा है और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक तो महिला विधवाओं की पेंशन स्कीम कैसे इसको बढ़ाना है। अगर वो अकेले है, माजूर है, बिना इसके है, विधवा है, उनको भी मिनिमम गारंटीड महीने का एक अमाउंट, और वुमेन चाइल्ड के लिए उनको एजुकेशन का सपोर्ट हो या उनकी एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट हो, कैसे उनको आगे बढ़ाना है। जो 4th स्कीम है हाउसिंग स्कीम, गरीब गुरबाओं के लिए हाउसिंग, मिनिमम हाउसिंग प्रोवाइड करने का। हर एक तालुका में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है गरीब गुरबा है, और उनके हाउसिंग स्कीम पे एक ये रहेगा इम्प्लीमेंटेशन। और 5th यानी 5वीं स्कीम ये है कि आगे आने वाले सालों में अगर 1 साल, 2 साल या 5 साल या 10 साल में भी कोई भी रैयत फिर से डीसीसी बैंक, अभी फिर से शुरू हो रहा है, बरगाड़ा हो गया कहीं पे, आप फिर से देखे होंगे ट्रेंड की रैयत लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स फिर से सुसाइड शुरू कर रहे हैं, क्योंकि माली हालत इतनी कमजोर हो गई है कि कई कारणों के लिए ना गवर्नमेंट से एक सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो फिर से उनमें कि उनको सालगार ना बने, मिनिमम एकड़ के लिए एक अमाउंट फिक्स करेंगे साल का, और उस अमाउंट को गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी एंड इंश्योर करेगी कि वो फिर से सालगार ना बने, और सालगार करके अपने कुटुंब को और अपने आप पर कोई उल्टा सीधा काम ये ना कर ले करके बोल के। सो ये 5 रत्न है, जो पंचरत्न योजना हमारे का पार्टी का मुख्य विषय मैनिफेस्टो है। इसको लेकर हम अवाम के पास जाएंगे। एंड रैयतों की एक स्कीम में इतना इंपॉर्टेंट एक चीज है कि यहाँ पे 24/7 पावर सप्लाई कराएगा, जो करंट आज नहीं सप्लाई हो रहा है। इर्रेगुलर हुमनाबाद के तालुका में सिंगल फेस या मोटर पंप सेट्स नहीं चल रहे, करंट का सप्लाई कम है। तो 24 आज पता नहीं कहाँ से ये क्या झूठ बोल के कि मॉडर्न इंडिया 24/7 सारे विलेजेस को हमने पावर से कनेक्ट कर दिया। हुमनाबाद जैसे पट्टन में आज 24/7 करंट सप्लाई नहीं हो रहा, पंप सेट नहीं चल रहा है, तो पानी कहाँ से करेंगे, पंप सेट कैसे चलाएंगे। और जो महिला और इनके स्कीम में हमें खासकर जो जिस हिसाब से लोन वेवर किए थे, जितने सारे संघ के साला है, ये जो उन्होंने लोन लिया है संघ के, जो श्री शक्ति संघ है, वो भी कुमाराना साहब ने वादा किया है कि इस बार आने के बाद सारे संघ का साला भी माफ करेंगे इंशाल्लाह। तो मैनिफेस्टो ही पंचरत्न यात्रा है, मतलब जो आपके ये जो पॉइंट्स हैं इसमें और कुछ ऐड करने जैसी या इसमें कुछ और इजाफा करने जैसे पॉइंट्स हैं? बिल्कुल। और एक और उसमें एक तवज्जो मैं देने भूल गया कि यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए जिस हिसाब से एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने के लिए पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ के नौजवान दूसरे गांव जा रहे हैं अपने रोजगारी के लिए। अब परसों यहाँ पे एक हमारे गांव में होदगी में एक बच्चा गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, घर पे 4 बच्चे हैं। माली हालत इतनी ये है कि बच्चे, हैदराबाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, घर पे सिर्फ ये एक ही व्यक्ति था जो अपने पूरे घर को संभालता था। वालिदैन की हालत इतनी कमजोर है कि उनका आसरा निकल गया है। तो ऐसे काफी इश्यूज हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि रोजगारी यहीं पे दे हुमनाबाद तालुके में, कि यहाँ के नौजवान कहीं बाहर ना जाए रोजगारी के लिए। ये बीजेपी का दौर है, सेंटर में भी बीजेपी है, इसके कर्नाटक स्टेट में भी बीजेपी है, तो ऐसे दौर में आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करने के लिए आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? देखिए, भाजपा की सरकार तो भ्रष्ट सरकार है, और ये दिन ब दिन लोगों के सामने आता ही जा रहे हैं। उनकी जो गलत कारनामे हैं, रोज आप तो पेपर में देख रहे होंगे कि ये तो बस छोटी सी मिसाल आ रही है। भ्रष्टाचार इतनी डीप रूटेड है, क्योंकि इनमें एक लोगों के लक्ष्य कुछ के लोगों के कैसे लोग समस्या बदलाव करे उनमें है ही नहीं है। बस अधिकार का एक रहना है, इनको अधिकार में रहना है और अधिकार का दुरुपयोग करके खुद अपनी तिजोरी भरना है। और ये लग रहा है दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर कॉन्ट्रैक्टर में भी आज सुसाइड रेट्स इतने हो रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्टर लोग भी आज सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्स पास नहीं कर रहे, और बिल्स पास भी कर रहे हैं तो 40% कमीशन चल रहा है। कमीशन देंगे या काम करेंगे लोगों के बीच में? लोग फिर रोड कैसे बनेगा या ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनेगा अगर 40% कमीशन में जा रहे हैं? तो इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और उल्टे सीधे गलत कारनामे ऊपर हाईलाइट हो रहे दिन ब दिन। जहाँ तक दूसरे कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस 70 साल से जो करे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते ही आज तक। जो माइनॉरिटीज हैं, SC STs हैं, जहाँ पे भी हैं वो वहीं पे ही हैं। उनमें अगर डेवलपमेंट हुआ है ये उनके खुद के एक ताकत पे उनके इस पे हुई है। कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई साकार इसमें है ही नहीं, एंड वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और ये इश्यूज यही उठा रहे हैं कि लोगों को उलझा के रख रहे हैं कि छोटे मोटे मसलों में। ये दोनों नेशनल पार्टीज यही काम कर रहे हैं कि लोग इनसे क्वेश्चन ना करें कि क्या है आपका एजेंडा। इनके पास एजेंडा ही नहीं है रूलिंग के लिए, बस एक ही पक्ष है जनता दल सेक्युलर, जिनमें एक एजेंडा है कि हम कल आने के बाद कैसे लोगों के सामने, कैसे लोगों की माली तंदुरुस्ती हालत को बढ़ाएंगे। हम एक एजेंडा है कि इस देश को, इस राज्य को, हम कर्नाटक राज्य को कैसे हम इसको बढ़ाएंगे, कैसे बदलाव करेंगे, कैसे अभिवृद्धि करेंगे। ये सिर्फ जनता दल के पास ही एक एजेंडा है, एक मैनिफेस्टो है, एक क्लैरिटी है। ये दूसरे दोनों नेशनल पार्टीज में है ही नहीं है। बस छोटे मोटे इश्यूज लेकर ये कोई जात भेद पे पॉलिटिक्स कर रहा है, या कोई एक दूसरे अन्य भारत जोड़ो एक यात्रा निकले। हाँ, अच्छा है भारत जोड़ो, मुझे नहीं समझ में आया भारत कहीं टूटा है या कुछ टूट गया था। हाँ, उनके लीडरशिप में शायद जुड़वाने के लिए एक अच्छी कोशिश चल रही है, बट जहां जहां से जा रहे हैं लीडरशिप जुड़ रहे हैं सिर्फ जब तक उनके कायद यहाँ के गुजर रहे हैं, फिर वही मसले मसाइल चल रहे हैं। खैर, वो उनकी पार्टी का है एजेंडा। फ्यूचर और डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो है जनता दल के पास ही है, दूसरे कोई पक्ष और पार्टी के पास है ही नहीं। अब क्योंकि पूरे देश में या राज्यों में कास्ट और रिलीजन पे पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसे में ऐसा तो कोई ख़ास बीजेपी की पकड़ नहीं है साउथ में जितना है नॉर्थ में ही है। फिर भी कर्नाटका जो है बीजेपी का एक गढ़ बना हुआ है और एक मजबूत क्षेत्र माना जा रहा है कर्नाटक। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कर्नाटक में स्ट्रांग बेस था है, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग बेस है। अब आज जो हुकूमत है ये तो कांग्रेस की देन है। आज जो भाजपा सरकार है यहाँ पे, ये तो कांग्रेस की देन है। उनके तो शासक गए मेजोरिटी में उधर। भाजपा अपने खुद के बलबूते पे कहां से लाई है? ये तो तोड़ के, कांग्रेस के तोड़ के तो बलबूते पे, कांग्रेस की जोड़ पे वो भाजपा सरकार चला रही है। देखिए, अवाम आज समझ चुकी है। आप अवाम को गुमराह नहीं कर सकते आगे। अवाम को बिल्कुल ये पता चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अगर आप हुमनाबाद में चिड़गुप्पा जाइए, हुमनाबाद के नेहरू चौक में, या सब जगह आप जाइएगा, उधर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह चल रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ कोई ग्राउंड लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई उनमें डिफरेंसेस है ही नहीं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक माँ के बच्चे की तरह चल रहे हैं। ये भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये करते आए हैं इतने साल क्योंकि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ अपने को पावर में रहना है, उन लोगों को पावर में रहना है, इसलिए वो करते आए हैं। लेकिन इस बार अवाम उस पर भी नहीं चलने वाला। ये बार पूरी की पूरी, इसलिए कर्नाटक में आप आने वाले दिन में देखिएगा कि बीजेपी तो बिल्कुल नेगेटिव पे, माइनस पे हो जाएगी। जनता दल इसलिए आगे भी बढ़ेगी क्योंकि हर पक्ष के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, गरीब गुरबा को सब साथ लेकर जाने की एक ही पार्टी में जो है वो बस जनता दल के पास है। इसलिए जनता दल को पूर्ण बहुमत से हम इंशाल्लाह सरकार जरूर बनाएंगे। सीएम फैज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों को और आपके असेंबली क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी पूरी कर्नाटक की आवाम से एक गुजारिश है कि आने वाले चंद हफ्ते में या महीनों में इलेक्शन का एक मजमा यहाँ पे जम रहा है। लोग अलग अलग इश्यूज उठाएंगे, लोग अलग अलग तरीके के नए नए वातावरण यहाँ पे आपके बीच बनाने की कोशिश रहेगी। लेकिन आपको ये समझना है, इलेक्शन हर 5 साल में आती है।
उसके बाद इलेक्शन होने के बाद आप लोग आपके खरिये में एक होकर, नेक होकर जीना है आपको। हर तबके के, हर वर्ग के, हर जात के लोग, हिंदू मुस्लिम हो, जात भेद छोड़कर एक माँ के बच्चे की तरह जीना है। क्योंकि कर्नाटक एक बसवण्णा का नाड़ भी है और यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि सर्वधर्म समन्वय, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये मैसेज को आप बिल्कुल ना भूलिए, पेशेंस रखिए। लोग अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, आप बिल्कुल इस पे ये मत करिए कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आप एक ही बस लक्ष्य रहेगी, जनता दल की सरकार आएगी तो तभी डेवलपमेंट होगा, तभी यहाँ के लोगों को, युवा पीढ़ी को अच्छा होगा, यहाँ के रैयतों के लिए अच्छा होगा। तो इस एक लक्ष्य से हमें एक मौका दीजिए कि पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनाएं और श्री कुमारण्णा साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल में इस सारे योजना को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका देने की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इन चंद बातों बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, अस्सलाम वालेकुम।